हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम लोग कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 29 तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे और सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग कर रहे हैं पवन सीरीज के सभी क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है 30 यानी 30वां प्रश्न। प्रश्न है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या होती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। ऑप्शन ए है वातायन, ऑप्शन बी है ईशान, ऑप्शन सी है वायव्य, ठीक है, ऑप्शन डी है क्षितिज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 31। सूरदास की रचना है। सूरदास जो हैं उनकी कौन सी रचना है इसमें से? ऑप्शन ए है साहित्य लहरी, ऑप्शन बी है प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी है दोहाबली, ऑप्शन डी है झरना। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या आंसर इसका करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा आपका ए राइट, यानी कि साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देना है। सूरदास की जो रचना है वो है साहित्य लहरी। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 32। प्रश्न है कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो कबीर के सूफी गुरु जो थे उनका नाम बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है शेख तकी, ऑप्शन बी है अब्दुल समद, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौस, ऑप्शन डी है रहमान। तो कबीरदास जी जो थे उनके सूफी गुरु का नाम क्या था? तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए पर शेख तकी। शेख तकी जो थे कबीर के सूफी गुरु थे। ठीक है, कबीर के सूफी गुरु शेख तकी थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 33। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा बतानी है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी यात्रा वृतांत। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी विधा जो है कहानी है। सॉरी, यहाँ पे कहानी नहीं होगा, यहाँ पे होगी आत्मकथा है। ठीक है, और ये किसकी रचना है? तो ये आपको याद रखना है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है और ये आत्मकथा है। ठीक है, अब किसकी आत्मकथा हो सकती है? तो हरिवंश राय बच्चन की ही आत्मकथा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक आत्मकथा है, इसकी विधा आत्मकथा है। ठीक है, और ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 34। मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। ऑप्शन ए है मंगलसूत्र, ऑप्शन बी है करबला, ऑप्शन सी है रंगभूमि, ऑप्शन डी है कर्मभूमि। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना बतानी है जो अधूरी रह गई है। तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की अधूरी रचना का नाम था मंगलसूत्र, और इस मंगलसूत्र को पूरा कर दिया है किसने किया है? मुंशी प्रेमचंद्र जी के बेटे ने। बेटे का नाम क्या है? तो बेटे का नाम याद रखेंगे अमृत राय है। ठीक है, अमृत राय है। और मुंशी प्रेमचंद्र का रियल नाम क्या है? ठीक है, वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र का जो रियल नाम है वो धनपत राय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। 35वां प्रश्न है आपका घड़ी साज शब्द है। घड़ी साज जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए है देशज शब्द, ऑप्शन बी है संकर शब्द, ऑप्शन सी है विकारी शब्द, ऑप्शन डी है रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं।
जैसे घड़ी और साज, ये दो भाषाओं के शब्द हैं और दो भाषाओं के शब्द जो होते हैं वो एक शब्द बनता है दो भाषाओं का, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे घड़ी जो है हिंदी भाषा का है, साज एक अलग भाषा विदेशी भाषा बोल सकते हैं किसी भी भाषा का है, ठीक है। तो ये दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। रसाल पर्यायवाची शब्द, रसाल का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। रसाल जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयल का है, ऑप्शन बी पान का है, ऑप्शन सी आम का है, ऑप्शन डी सगे भाई का है। तो रसाल जो है आपका वो किसका हो जाएगा, यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रसाल का पर्यायवाची शब्द जो है आम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी, ठीक है। रसाल का पर्यायवाची शब्द आम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 37। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा डैश के कवि थे। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा डैश के कवि थे। ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी शाखा, ऑप्शन बी ज्ञानाश्रयी शाखा, ऑप्शन सी आ और बा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा के, ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर है यहाँ पे सूरदास की कृतियाँ हैं, ऑप्शन प्रश्न नंबर 38 है और यहाँ पे प्रश्न ये है कि सूरदास की कृतियाँ हैं। ऑप्शन ए है सूर सागर, ऑप्शन बी है साहित्य लहरी, ऑप्शन सी है सूर सारावली, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। सूरदास की कृतियों के बारे में बात करें, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी सूरदास की जो कृतियां हैं, और हिंदी के लिए मैं बहुत सारी ट्रिक्स लेकर आने वाला हूं, तो उसके लिए आप वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपको सब कुछ टाइम टू टाइम मिलेगा और हर एक वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम आती रहेगी। अभी मैं ये जो है सीरीज के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दूंगा अपने खुद के नोट्स, उनके थ्रू भी पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। और आपके जो एग्ज़ाम होंगे थर्ड सेमेस्टर के, उसमें आप याद रखिए आप 90+ स्कोर करके तो आओगे ही, ठीक है। 90+ तो आपका रहेगा ही, ठीक है। इससे कम तो कहीं नहीं जाएगा अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तब, ठीक है। 90+ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर है 39। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। देखिए तुलसीदास जो थे उन्होंने किसकी रचना की, रामचरितमानस की, ठीक है। रामचरितमानस की रचना करी थी, किसने की थी, तुलसीदास ने, ठीक है। अब कहाँ पे की थी ये प्रश्न में पूछा गया है, कहने का मतलब यही है। ऑप्शन 4 ये दिए गए हैं कि काशी में की थी या फिर अयोध्या में, ऑप्शन सी है प्रयागराज में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तुलसीदास जी जो थे उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो अयोध्या में की थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या जो थी वो राम जी की भूमि थी, राम जी की जन्मभूमि थी अयोध्या, ठीक है। और अब तो अयोध्या में राम मंदिर भी बन चुका है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की थी वो अयोध्या में की थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर है 40। प्रश्न है तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं, तुलसीदास जी के जो काव्य भेद हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी है मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी है गीति काव्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे तुलसीदास जी के जो काव्य हैं, काव्य भेद हैं वो कौन कौन से हैं, प्रबंध काव्य भी है, मुक्तक काव्य है, गीत काव्य है और ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। बिहारी जी का जन्म कब हुआ? तो बिहारी जी का जो जन्म हुआ उसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए है सन 1601 में हुआ, ऑप्शन बी है सन 1602 में हुआ, ऑप्शन सी है सन 1603 में, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बिहारी जी का जीवन परिचय, सूरदास, तुलसीदास, इन सभी का जीवन परिचय मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाली कुछ वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम पढ़ेंगे डिटेल में फुल कोर्स। ठीक है, फुल कोर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे अच्छी तैयारी हो पाएगी, तभी तो आपके 90% प्लस आएंगे। ठीक है, आप अभी से जुड़ जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो रिजल्ट आया है सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, अब अगर अभी आप जुड़ जाते हैं तो आप समझ लीजिए 90% प्लस ही लाओगे, माइनस में नहीं जाओगे बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे जो भी बताऊँगा वो आपको याद रखना है बस। ओके, तो यहाँ पे बिहारी जी का जन्म कब हुआ है इसका आंसर हम जानेंगे। तो ये हुआ है 1603 में, सन 1603 में। इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, और ये लाइव वीडियो जो है इसको आप देख रहे हो, इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देखो, जिससे आपको एक एक प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी बातें आपको इसमें फालतू लग रही हों उनको आप स्किप कर सकते हो वीडियो को काट काट के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 42। प्रश्न है बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है। बिहारी जी जो थे उनके काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो यहाँ पे आपका 42वां प्रश्न है, और यहाँ पे आप बताएंगे कि बिहारी जी काव्य का प्रमुख रस कौन सा है। ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है बिहारी जी जो थे उन्होंने श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस काव्य का प्रमुख रस है उनका। ठीक है, बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रदान पुस्तक थी। मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रदान पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन है झंकार, ऑप्शन बी है, पहला ऑप्शन है आपका झंकार, दूसरा ऑप्शन है पंचवटी, तीसरा ऑप्शन है भारत भारती, ऑप्शन डी है आपका लास्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रदान पुस्तक कौन सी थी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है भारत भारती। भारत भारती जो है ये वीर रस प्रदान, ठीक है, वीर रस प्रदान पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? भारत भारती, तो मैथिली शरण गुप्त की है, और ये वीर रस प्रदान पुस्तक है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 44। प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक पारितोषिक, ठीक है, किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ये आपको बताना है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक, ओके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए वैदेही वनवास, ऑप्शन बी है पक्ष प्रसून, ऑप्शन सी है प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है इस पे उन्हें अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 45, 45वां प्रश्न। यहाँ पे हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में ही बोलेंगे। ठीक है, 45वां प्रश्न है आपका, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो ऑप्शन ए है प्रेम पथिक, ऑप्शन बी है झरना, ऑप्शन सी है कामायनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी
कामायनी, ठीक है, कामायनी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो कामायनी जो है अमूल्य धरोहर है, और ये किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो ये आपकी कामायनी है, और आप हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 46। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? शब्द जो होते हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है मात्र 1। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी 4। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से। शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट आगे आएंगे, प्रश्न नंबर है 47। प्रश्न है, गाय किस प्रकार का शब्द है? गाय जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए है सार्थक शब्द है, ऑप्शन बी एकार्थी शब्द, ऑप्शन सी अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाय जो है एक एकार्थी शब्द है, ठीक है। गाय जो है एक एकार्थी शब्द है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, सार्थक शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, इन सभी को मैं बताऊंगा आपको डिटेल वीडियो में, एक एक टॉपिक के द्वारा, ठीक है। चैप्टर वाइज चलेंगे, हर एक चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर है 48। दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द को पहचानिए। अनेकार्थी शब्द जो होते हैं उन्हें पहचानना है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जो होते हैं उसे पहचानना है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द को पहचानिए। प्रश्न नंबर है आपका 48, ठीक है। पहला है लोहा, ऑप्शन ए लोहा है, ठीक है। ऑप्शन बी है कलम, ऑप्शन सी है हंस, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बताया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हंस, हंस इसका राइट आंसर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, भाषाई कौशल नहीं है। भाषाई कौशल नहीं है। ऑप्शन ए है गद्य, ऑप्शन बी है पठन, ऑप्शन सी है वाचन, ऑप्शन डी है लेखन। अब देखो यहाँ पे भाषाई कौशल की बात की गई, ठीक है। भाषाई कौशल की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भाषाई कौशल के, और यहाँ पे बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गद्य आपका राइट हो जाएगा। गद्य जो होता है वो भाषाई कौशल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सुब्बोपाली, ठीक है। सुब्बोपाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। इसमें सुनना आपका कहाँ लिखा है? देखिए सुनना, सुनना तो कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। बोलना कहाँ लिखा है? तो बोलना ये लिखा है आपका वाचन, वाचन मतलब बोलना, ठीक है। पाली पासे पढ़ना, तो पठन, पठन मतलब पढ़ना, ठीक है। ली मतलब लिखना, लिखना यानी लेखन। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, और ये चौथा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ये कहीं नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भाषाई कौशल नहीं है तो गद्य जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट गद्य का अर्थ क्या होता है ये बताना है, ठीक है। गद्य का अर्थ क्या होता है? 50वां प्रश्न है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, या फिर कहना, या फिर वाक्य बनाना, या फिर स्पष्ट करना। तो गद्य का अर्थ जो होता है वो होता है कहना। गद्य का अर्थ क्या होता है? कहना। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है 51 नंबर। रचना का अर्थ है, रचना का अर्थ क्या होता है? रचना क्या होती है, ठीक है। रचना का अर्थ होता है ऑप्शन ए सजाना, रचना का अर्थ होता है ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी है आपका क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रचना का अर्थ जो होता है वो होता है, रचना का अर्थ जो होता है वो होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। क्रमबद्ध करके क्या करना? प्रस्तुत करना। क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना रचना का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी राइट है, ठीक है, सी राइट है। नेक्स्ट आगे आएंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 52, ठीक है। भाषा के मुख्य तत्व हैं। भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं? संकेत, हम किसी को संकेत के थ्रू संकेत के द्वारा, ठीक है, संकेत के द्वारा, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, संकेत के द्वारा, यानी हम एक उंगली उठाएंगे और हम ऐसे बोलेंगे एक, यानी एक हमें कुछ चीज़ चाहिए, एक, ठीक है। दो, यानी दो उंगली उठा के हम कह सकते हैं कि हमें दो चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है। या फिर इस तरह से कि हम दूध वाले के पास जाएं और उससे कहें 1 लीटर दूध, ठीक है, या फिर 1 किलो आलू, इस तरह से संकेत के द्वारा हम बता सकते हैं, ठीक है। अगला है ध्वनि। मैं आपको बता पा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है, इसके लिए ध्वनि के थ्रू हम आपको समझा पा रहे हैं या बता पा रहे हैं या पढ़ के सुना पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चिन्ह, चिन्ह के थ्रू भी बातें होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, ठीक है, 50, ये चिन्ह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई, इस तरह से चिन्ह लग गया, ये 1, यानी 50 रुपये में कोई चीज़ एक है, ठीक है, इस तरह से ये 50/1, या फिर चिन्ह के थ्रू, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो उसमें इमोजी आते हैं, हंसी वाला, गुस्सा वाला, रोने वाला, ठीक है, इस तरह से चिन्ह के थ्रू आप बता सकते हैं, चिन्ह के द्वारा आप बता सकते हैं। तो ये क्या है? भाषा के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है उपरोक्त सभी। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हर एक बात को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 53 नंबर। प्रश्न है भाषा का ज्ञान है। भाषा का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है। ऑप्शन ए है अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति। ऑप्शन बी पैतृक संपत्ति। ऑप्शन सी वास्तविक संपत्ति। ऑप्शन डी आदर्श संपत्ति। भाषा का ज्ञान जो होता है वो अर्जित संपत्ति होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट है, अर्जित संपत्ति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थोड़े से ही प्रश्न है बस। प्रश्न नंबर है 54। भाषा का प्रमुख तत्व है। भाषा का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए भाव एवं विचार। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी आ और बा दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आ और बा दोनों, यानी कि भाव एवं विचार, अभिव्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन ए है संकेतों द्वारा। ऑप्शन बी है वाणी द्वारा। ऑप्शन सी है भाव भागमाओं द्वारा। अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, थोड़ी देर पहले, कि आप संकेत के द्वारा, ठीक है, और चिन्हों के द्वारा और ध्वनि के द्वारा किसी बात को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो वही बात इसमें करी गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। यहाँ पे संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भागमाओं द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, यही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 56। प्रश्न है रचना का अर्थ है। रचना का अर्थ होता है निर्माण करना, सजाना, या फिर नवसृष्टि करना, नवसृष्टि, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, रचना करना यानी किसी चीज़ को बनाया जाता है, सजाया जाता है। नवसृष्टि यानी नया बनाना, ठीक है, इस तरह से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रचना का अर्थ निर्माण, सजाना और नवसृष्टि हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। मनुष्य अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है रमन बिहारी लाल का है। कथन वाले प्रश्न जो होते हैं आपको डायरेक्टली याद कर लेने चाहिए।
ठीक है, डायरेक्टली याद कर लेने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, रमन बिहारी लाल। ठीक है, रमन बिहारी लाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रमन बिहारी लाल। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन रमन बिहारी लाल का है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 58। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए है वार्तालाप, ऑप्शन बी है भाषण, ऑप्शन सी है पत्र लेखन, ऑप्शन डी है कविता लेखन। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कविता लेखन। मौखिक अगर हम बोल बोल के मुंह से बोल के हम क्या चीज़ भाषण दे सकते हैं, वार्तालाप भी कर सकते हैं, पत्र लेखन भी कर सकते हैं, लेकिन कविता लेखन के लिए हम मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आएगा, ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट हो जाएगा कविता लेखन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 60 अभी है 60 नहीं है, 59 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं बतानी है। ऑप्शन ए है शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी है शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी है सशक्त भाषण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ये जो है राइट हो जाएगा इसमें। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और सशक्त भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए स्वतः लेखन में रुचि, ऑप्शन बी श्रुति लेखन, ऑप्शन सी शब्दकोश में वृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या क्या होता है? तो स्वतः लेखन में रुचि भी आती है और श्रुति लेखन भी करते हैं हम। ठीक है, और शब्दकोश में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। आगे आते हैं अगला प्रश्न नंबर है 61। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए वर्णमाला के द्वारा, ऑप्शन बी लेखन के द्वारा, ऑप्शन सी वार्तालाप के द्वारा, ऑप्शन डी सुलेख के द्वारा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला के द्वारा। वर्णमाला के द्वारा क्या करते हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है वर्णमाला के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 62। कुछ ही प्रश्न बचे हैं, 4 से 5 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद आपको बस क्लास एंड है और इसके बाद कोई भी बहुविकल्पी से रिलेटेड क्लास नहीं आएगी। ठीक है, और आएगी तो वन लाइनर करके मैं आपको दूंगा। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन बना के मैं आपको दे दूंगा, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से पीडीएफ लीजिए। ठीक है, एकदम फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप लेते रहिए, वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाइए बस। ठीक है, उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम को। जैसे ही पीडीएफ आए आप पीडीएफ को पढ़िए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस को पढ़िए, बाकी एग्ज़ाम जब भी होगा आपका अच्छा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक एक वीडियो को देखते चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक वीडियो को आप एक बार ना देखें। ठीक है, एक से ज़्यादा बार देखेंगे तब सही रहेगा। ठीक है, 2 से 4 बार एक वीडियो को देख लेंगे अगर, तो आपके एक एक नंबर के सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। रात्रि का पर्याय नहीं है, तो रात्रि का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है यामिनी, ऑप्शन बी है विभावरी, ऑप्शन सी है रैन, ऑप्शन डी है सौदामिनी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची जो नहीं है वो है सौदामिनी। सौदामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, और ये जो पर्यायवाची हैं यामिनी, विभावरी, रैन, ये जो हैं रात्रि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
63। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है आंख से दिखना, ऑप्शन बी है जल्दी से उठना, ऑप्शन सी है होश में आना, ऑप्शन डी है समय पर जागना, ऑप्शन डी तक ही है। ठीक है, इसके आगे नहीं है। तो यहाँ पे आंखें खुलना, इसका मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होश में आना। ऑप्शन नंबर सी में है होश में आना। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 नंबर। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यधिक अगर हम लिखते हैं तो इसको अगर हम उपसर्ग निकालें इसमें से तो हमें मिलेगा अति धन अधिक। ठीक है, अति धन अधिक, इस तरह से हम उपसर्ग मतलब इसको अब तोड़ेंगे तो इस तरह से टूटेगा, या फिर इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं,